वेलकम बैक, दिस इज टुडेज वीडियोस एंड आई एम योर आशुतोष सर। पार्ट 3 एसेंस ऑफ पोएट्री का रिटर्न लिखा है, इसको श्री बिंदु घोष दीजिए। लेकिन हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, और बाकी के वीडियोस में भी मैंने जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 था उसमें मैंने लिंक दे दिया। बहुत बच्चों को तो मिल ही रहता है पार्ट 2 गया कहाँ, बहुत, क्योंकि पार्ट 1 देखे हैं 300 लोग और पार्ट 2 देखे हैं 100 लोग। बहुत गंदी बात है, लाइन में लाइन पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। कोई बात नहीं, पार्ट 3 जितने लोगों को पढ़ना है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अपनी बुक में या टेक्स्ट आपने रख ले लीजिए, हाथ में पेंसिल उठा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, वीडियो साइड में सामने रख दीजिए। तैयार? डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, पार्ट 1 में पार्ट 1 का अगर जिस्ट निकालते हैं, अगर पूरे ऑल इन ऑल की बात करते हैं तो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट व्हाट? सोल ऑफ पोएट्री। मतलब श्री बिंदु घोष ने पार्ट 1 में जो मैंने पूरा पढ़ाया, उन्होंने पूरी बात किस चीज़ की थी? उन्होंने पूरी बात इस चीज़ की थी कि जो है पोएट्री को लिखते वक्त सोल का अटैचमेंट होना ज़रूरी है। पार्ट 2 जो मैंने पार्ट 2 बनाया उसमें इज़ ऑल अबाउट द वर्ड्स, साउंड, लेटर्स जो हम लोग यूज़ करें, जो पोएट्स यूज़ करता है उसको अननोइंगली या नोइंगली क्या उसका मतलब होता है एक्चुअली में। इसलिए तो वर्क आया था, उसको समझाने के लिए उन्होंने जो श्री बिंदु घोष ने उसमें यूज़ किया था। तो समझ में आया, पार्ट 2 इज ऑल अबाउट वर्ड ओरिजिन। अब पार्ट 3 इज ऑल अबाउट व्हाट? पढ़ेंगे तब बताएंगे ना, क्यों पहले बताते हैं हम। चलिए नाउ पोएट्री गोज बैक, यहीं से पढ़ना ना। हाँ ठीक, प्रिसीजन, क्लियरिटी, यूटिलिटी यहाँ तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ पोएट्री गोज बैक इन अ वे एंड रिकवर्स। अब पोएट्री उस हालत में वापस आ रही है, रिकवर हो रही है। मतलब कि श्री बिंदु घोष कह रहे हैं कि अब जो लिखा जा रहा है पोएट्री वो अच्छी लिखी जा रही है, ठीक है। नाउ पोएट्री गोज बैक इन अ वे एंड रिकवर्स दो इन अनदर फैशन। हालांकि रिकवर जो हुई है वो अलग ही फैशन में रिकवर हुई है, मतलब एक फैशन बन गया है। एज मच एज इट कैन ऑफ दिस ओरिजिनल अरेंजमेंट। मतलब कैसा फैशन? अब ये फैशन बन गया है, कौन इसको कितना पुराने स्टाइल में लिख सकता है, मतलब ये एक फैशन बन गया है। इट डज दिस पार्टली बाय स्ट्रेस। ये ऐसा इसने किया पार्टली बाय स्ट्रेस। पार्टली बाय मतलब कि कुछ चीज़ों पे प्रभाव देते हुए, कुछ चीज़ों पे दबाव देते हुए। पार्टली मतलब होता है अंश, किसी चीज़ का आंशिक रूप, ठीक है। इट डज दिस पार्टली बाय स्ट्रेस ऑन द इमेज रिप्लेसिंग द ओल्ड सेंसेशनल कॉन्क्रीटनेस। मैंने बताया ना कि फैशन बन गया कि अब कौन कितना इसको जो है पुराने स्टाइल में लिख सकता है, कौन कितना मीटर में लिख सकता है, कौन कितना जो है वर्ड और जो है ब्लैंक वर्ड, ये सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए कितना लिख सकता है। इस चीज़ पे एक फैशन बन गया है। आगे तो पार्टली किस चीज़ पे हुआ? इमेज रिप्लेसिंग द ओल्ड सेंसेशनल कॉन्क्रीटनेस। ओल्ड सेंसेशनल कॉन्क्रीटनेस को अंडरलाइन करिए, ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कितना ज़्यादा ओल्ड सेंसेशनल कॉन्क्रीटनेस, मतलब कॉन्क्रीटनेस मतलब रिजिडिटी, मतलब ठोस, कठोर, मतलब एक तरह का रिजिड पैटर्न, ठीक है, उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। पार्टली बाय अ ग्रेटर अटेंशन टू द सजेस्टिव फोर्स ऑफ साउंड। और किस चीज़ पर दबाव डाला गया है कि पार्टली बाय ग्रेटर अटेंशन, ज़्यादा ध्यान दिया गया है टू द सजेस्टिव फोर्स ऑफ साउंड। मतलब फोर्स ऑफ साउंड मतलब जो साउंड है, जो वर्ड्स पे जो साउंड निकल रहे हैं ना, उस साउंड पे भी जो है बहुत ध्यान दिया जाने लगा है अब। इट्स लाइफ, उसकी ज़िंदगी पे, इट्स पावर, उसकी ताकत पे, द मेंटल इंप्रेशन इज कैरीज। मतलब जो उस शब्द से जो साउंड निकलेगा उसका जो मेंटल इंप्रेशन, मैंने बताया था ना व्रक, वुल्फ, उसका एक्चुअल लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है ना, वैसे इंसान होता भी है। तो उसी तरह उस शब्दों का इस्तेमाल करना उस पोएट्री में जिसका मेंटल इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। It associate this with the definitive thought value contributed by the intelligence। मतलब कि अब ये जो है इट एसोसिएट मतलब ये मिल चुकी है। मतलब अब जो पोएट्री जैसे बनाई जा रही है, इट एसोसिएट मतलब किसी चीज़ से मिल के काम करना ना। इट एसोसिएट्स दिस विद द डेफिनेटिव थॉट, मतलब कि एक निश्चित सोच से जो है वो मिल चुकी है साझेदारी तरीके से। डेफिनेटिव थॉट वैल्यू कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंटेलिजेंस, जो कि हमारी इंटेलिजेंस पावर से एक निश्चित सोच के आधार पे लिखी जाने लगी है, ठीक है। एंड इंक्रीजेज बोथ बाय ईच अदर, मतलब कि किस चीज़ पे? बोथ, यहाँ बोथ वर्ड को सर्कल करिए। बोथ मतलब कौन? दो चीज़, एक इंटेलिजेंस
और एक थॉट वैल्यू, दो चीज़, मतलब कि थॉट वैल्यू सोच की, जो सोच का जो वैल्यू मतलब एक तरीके अच्छी सोच मतलब ये अच्छी सोच, और उसका जो है इंटेलिजेंस से भी जो है जुड़ाव होना चाहिए। ठीक, इस चीज़ को दोनों को बढ़ाया जा रहा है। इन दैट वे इट सक्सीड एट द सेम टाइम इन कैरिंग अप द पावर ऑफ स्पीच टू द डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ हायर रीच ऑफ एक्सप्रेशन दैट द इंटेलेक्चुअल और वाइटल। उसी ठीक समय पे एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे ये जो है एक ऐसी स्पीच कैरी कर रही, मतलब एक ऐसी जो है स्पीच कैरी होकर के आ रही है। अभी होमेज टू आप गांधी पढ़ेंगे, होमेज टू गांधी जो कि लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू ने। होमेज टू गांधी मतलब होता है किसी के मरने के बाद आप उसको जो है श्रद्धांजलि दे रहे हो, तो उनकी अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने इतना अच्छा श्रद्धांजलि दी थी उनके गांधी जी को लेके कि उतनी अच्छे वर्ड्स पे लिखी हुई है कि उसको पढ़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से समझिए, आपके चैप्टर आपके सिलेबस में ही होमेज टू गांधी, अगर आपके सिलेबस में ये भी है तो वो भी होगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ देखिए फिर से पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम, कहाँ गया, इन दैट वे इट सक्सीड, ये एक सक्सीड कर रही है सफलतापूर्वक, एट द सेम टाइम इज कैरिंग अप अ पावर ऑफ स्पीच। पावर ऑफ स्पीच मतलब एक ऐसी स्पीच जिसके पावर इसमें जो है उसको पढ़ा जा रहा है, इसमें जो है उसकी जो ऐसी सोच उसमें कैरी की जा रही है जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, जैसे कि होमेज टू गांधी बहुत अच्छा लिखा गया है, मतलब जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू उसको सेट किया है जिस लैंग्वेज से, बहुत ही अच्छा है। स्पीच जो डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द हायर रीच ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि जिस तरह से एक्सपीरियंस रहा है जवाहरलाल नेहरू का महात्मा गांधी के साथ रहते उसी एक्सपीरियंस के बेसिस में उन्होंने लिखा है होमेज टू गांधी, और एक हायर एक्सपीरियंस बन चुका है एक स्पीच फॉर्म में। समझ में आ रहा है आपको? देखिए इंटेलेक्चुअल वे में लिखा गया है, ये थोड़ा सा टफ है, समझना आसान नहीं है। इंटेलेक्चुअल ऑफ वाइटल, वाइटल मतलब होता है एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी दी गई उसको लिखते समय, और एक्सपीरियंस तो आपको बताइए। फॉर इट ब्रिंग्स आउट, और इसलिए लाती है क्या, फॉर इट ब्रिंग्स आउट नॉट ओनली द डेफिनेटिव इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ द वर्ड, केवल जो है कि केवल निश्चित वर्डों की मीनिंग ही नहीं लाती है केवल, नॉट ओनली इट्स पावर ऑफ इमोशन एंड सेंसेशन, साथ ही साथ ये इमोशन मतलब उस वर्ड जो बोल रहा है इंसान, उस वर्ड को बोलते समय उसके कुछ इमोशन, एक्सपीरियंस, यादें भी हैं, वो भी साथ में वो स्पीच कैरी करती है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नॉट ओनली इट्स पावर ऑफ इमोशन एंड सजेशन इट्स वाइटल सजेशन बट थ्रू अ बियॉन्ड दीज एड्स इट्स सोल सजेशन इट्स स्पिरिट। मतलब कि दो एक और चीज़ जोड़ा, इमोशन सजेशन तो मैंने बता दिया आपको, इट्स वाइटल सजेशन मतलब एक वाइटल मतलब होता है एनर्जी, लेकिन यहाँ वाइटल सजेशन मतलब होता है एक भयंकर सजेशन, मतलब किसी ने एक्सपीरियंस के साथ वो लिखा और आपको सजेशन दे रहा है वो कि ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है किस कंटेंट पे लिखा गया है। जैसे कि अगर इसका वाइटल सजेशन निकाले एसेंस ऑफ पोइट्री का, तो श्री अरबिंदो घोष जी का वाइटल सजेशन क्या यहाँ पे निकल के आएगा कि पोइट्री को लिखते समय ध्यान दो। ठीक है, वाइटल सजेशन बट थ्रू एंड बियॉन्ड दिस एड्स, इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ क्या, इट्स सोल सजेशन इट्स स्पिरिट, और एक सोल सजेशन जो वो कैरी करती है, एक स्पिरिट कैरी करती है, उस इंसान की लिखी हुई बात कैरी करती है ना। आप जो भी पोएम पढ़ते हैं, आप जो भी पोइट्री पढ़ते हैं, वो लिखने वाले इंसान को भी साथ में कैरी करती है, वो लेके चलती है उसको, वो इंसान हमेशा उस पोएम्स के साथ अमर ही रहेगा। समझ में? तभी वहाँ पे बार बार स्पिरिट आता है वर्ड, यानी आत्मा। सो पोएट्री अराइव्स एट द इंडिकेशन ऑफ इनफाइनाइट मीनिंग बियॉन्ड द फाइनाइट इंटेलेक्चुअल मीनिंग द वर्ड कैरीज। मतलब कि देखिए वर्ड तो फाइनाइट है, मतलब वर्ड की जो मीनिंग है फाइनाइट है। अगर आप ऑक्स बोलोगे तो ऑक्स मैंने बैल ही होता है, लेकिन अगर आप बोलोगे नो तो दो हो सकते हैं वर्ड, एक के NO W मैंने जानना, नो मैंने नहीं भी हो सकता है, और भी एक एक वर्ड की कोई 2-3 मीनिंग ही निकल सकती है ना। तो लेकिन यहाँ पे जब पोइट्री में वर्ड आ रहा है तो फाइनाइट इंटेलेक्चुअल मीनिंग तो है, मतलब कुछ फाइनाइट इंटेलेक्चुअल मीनिंग है उसकी जो कि बताई जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ इंडिकेशन ऑफ इन्फाइनाइट मीनिंग, और साथ ही साथ जो है वो ऐसा लिखा गया कि हर एक पर्सन को उसको पढ़ते वक्त अपना अपना ओपिनियन या अपना अपना पर्सपेक्टिव निकाल सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, अच्छी बात है। ये लाइन थोड़ी टफ थी। इट एक्सप्रेस, देखिए मैं भी आपके साथ ही साथ पढ़ता हूँ, कोई तैयारी करके नहीं पढ़ रहा। ठीक है, आपके साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इट एक्सप्रेसेस, कहाँ गया ये ना, हाँ, इट एक्सप्रेसेस नॉट ओनली द लाइफ सोल ऑफ अ मैन। देखो ये बड़ा आगे मैंने बताया था ना कि पोइट्री जो है उस इंसान को लेके चलती है, वो इंसान टपक गया लेकिन वो उसकी पोइट्री चल रही है, जैसे शेक्सपियर टपक गया लेकिन उनकी जो है सोनेट उनके साथ लेके चल रही है ना, तभी लोग पढ़ते हैं उसको। नॉट ओनली द लाइफ सोल ऑफ मैन, कि केवल जिंदगी की उसकी पूरी यादें जो आत्मा बन के उसके पोएम में है वही केवल नहीं लेके कैरी चलती है, साथ ही साथ एज डिड द प्रिमिटिव वर्ल्ड नॉट ओनली द आइडियाज ऑफ इंटेलिजेंस फॉर विच speech now usually serves, but the experience, the vision, the ideas, as we may say, of the higher and the wider soul in him.
ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से लेके यहाँ, कहाँ से इट एक्सप्रेसेस से। यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट है, इट एक्सप्रेसेस, यहाँ से लाइन करिए, इट एक्सप्रेसेस नॉट ओनली द लाइफ सोल ऑफ अ मैन एज डिड प्रिमिटिव वर्ड, नॉट ओनली द आइडियाज ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए नॉट ओनली मतलब ये नहीं, नॉट ओनली मतलब ये नहीं होता, नॉट ओनली मतलब ये भी नॉट ओनली ही इज ब्रेव, नॉट ओनली ही इज स्मार्टेस्ट, नॉट ओनली ही इज हैंडसम, ही इज ऑल्सो दिस। ऐसे समझिए, ठीक, ग्रामर का एक वर्ड, नॉट ओनली कॉमा लगा के लिखते चले जाते हैं, ये भी ऐसे बात होती है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक एक बात करते हैं कि एक तो लाइफ सोल ऑफ मैन समझ में आएगा को, ठीक है। डिड द प्रिमिटिव वर्ड, जो कि शब्दों के साथ वो चल रहा है, प्रिमिटिव वर्ड शब्द नॉर्मल प्रिमिटिव वर्ड है। नॉट ओनली द आइडियाज ऑफ इंटेलिजेंस, देखिए उसी वर्ड के साथ उसके आइडियाज, उसके इंटेलिजेंस का आइडिया, मतलब कि जो सोच, बौद्धिक स्तर में जो उसने सोचा था उस वर्ड के थ्रू उसने वो भी डाला। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना वृक, वैसे जो बहुत सारे वर्ड होते हैं पोएट्रीज में जो बहुत ही अच्छे होते हैं और बाद में उसी वर्ड पे लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। नॉट ओनली द आइडियाज ऑफ इंटेलिजेंस फॉर विच स्पीच नाउ यूजुअली सर्व, जो कि नॉर्मली अब स्पीच उस चीज को लेकर इस्तेमाल की जा रही है, मतलब नॉर्मल बोलचाल भाषा में, बट द एक्सपीरियंस, मतलब कि फिर से वापस आते हैं, स्पीच नाउ यूजुअली सर्व, मतलब कोई अगर पोएट्री, कोई अगर पोएम बहुत फेमस हो जाती है, उससे कोई लाइन बहुत फेमस हो जाती है, जैसे कि जॉन कीट्स की एक लाइन बहुत, उसकी ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न, उसकी लास्ट की जो कॉन्टो की जो लास्ट 2 लाइन है कि ब्यूटी वाली एक लाइन है, वो लोग उसको यूजुअली हम कॉमन लैंग्वेज फ्रेज में यूज करते हैं, वो बेसिकली जो है उसकी पोएम की लाइन है ना। तो जब कोई पोएम में कोई शब्द, कोई एक लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लिखी होती है तो वो यूजुअली स्पीच में आ जाती है, लोग उसको बोलचाल भाषा में यूज करने लगते हैं। तो यही इसका मतलब यहाँ पे, स्पीच नाउ यूजुअली सर्व बट द एक्सपीरियंस एंड द विजन एंड द आइडियाज एज वी मे से ऑफ द हायर एंड द वाइडर सोल इन हिम, वो एक हायर, जब बंदा उसको लिख रहा था पोयम को, तो एक हायर सोल, मतलब एक ऐसी जो है सोच में था, जब उसकी कॉन्शियस माइंड उसकी आत्मा से जस्ट कनेक्ट था, समझ में, वो अच्छा बोला, ठीक है। मेकिंग देम रियल टू अवर लाइफ सोल एज वी अवर प्रेजेंट टू अवर इंटेलेक्ट, इट ओपन्स टू अस बाय द वर्ड द डोर्स ऑफ स्पिरिट, मतलब कि यहाँ पे मेकिंग देम रियल टू अवर सोल, लाइफ सोल एज वेल एज प्रेजेंट टू अवर इंटेलेक्ट, मतलब हमारी बौद्धिक स्तर पे भी जो है वो कौन, पोयम, इट ओपन्स टू अस बाय द वर्ड द डोर्स ऑफ द स्पिरिट, मतलब जब आप जो है पोयम को लिख रहे हैं या जब आप पोयम को पढ़ रहे हो, दोनों में ही, जब पोयम को लिखा जा रहा हो उस बंदे के द्वारा जो पोएट है, या फिर जो पोयम को पढ़ रहा हो जो ये रीडर है, दोनों लोग ही एक ऐसे वक्त पे पहुंचते हैं पढ़ते पढ़ते जिससे वो अपने अंतर मन के दरवाजे को खोल सकते हैं, मतलब कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक वर्ड आता है, लिख लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म जो है होता है, याद नहीं आ हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, लेकिन इसे मुझे पता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि आप अपने भीतर झांक के देखिए आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, खुद में आत्म मंथन, ऐसे कोई हिंदी वर्ड है, आई एम नॉट श्योर। आगे समझ में आ गया आपको, द वर्ड डोर्स ऑफ स्पिरिट, देखिए स्पिरिट का मतलब आप आत्मा, मतलब भीतर, स्पिरिट मतलब यहाँ पे क्या मतलब भीतर से है। देखिए दो माइंड होते हैं हमारे पास, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब होता है जिस पे हमारा जो जोर बस नहीं चलता, जैसे कि हम लोग आंख ब्लिंक करते हैं ना, ये अनकॉन्शियसली होता है, हम लोग कॉन्शियसली जो है पलकें झपकाते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं ये अनकॉन्शियसली होता है। लेकिन जब हमारा माइंड ऐसे इस तरह के पोएम को लिखते वक्त अनकॉन्शियसली और कॉन्शियस दोनों तरह से हम लोग एकदम, मतलब पता होता है अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से जब माइंड काम करता है, तो इसी चीज की यहाँ बात हो रही है, डोर्स ऑफ स्पिरिट। प्रोज स्टाइल कैरीज, अब देखिए यहां से जो है श्री अरविंदो को क्या करेंगे कि प्रोज को भी कंपेयर करने लगेंगे पोएट्री को, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे फ्रांसिस बेकन के, फ्रांसिस बेकन ग्रेट एसेइस्ट, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एसेज लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं कि ऐसे ही नहीं लिख दिए, वो बहुत अच्छे से लिखे हैं, मतलब उन्होंने ऐसे ही नहीं लिखे, वाह अच्छा ये था ना, ये अच्छा था। तो उनके जो एसेज हैं बहुत अच्छे लिखे हुए, बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे ऑफ स्टडी देख लीजिए, आपने फर्स्ट पढ़ा होगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हैं तो, ऑफ स्टडी जो उनका लिखा हुआ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा कभी तो मैं बताऊंगा। तो उस तरह से जो बात हो रही है यहाँ पे पोस्ट स्टाइल को लेकर बात करेंगे कि प्रोज स्टाइल कैरीज स्पीच टू मच हायर पावर देन इट्स ऑर्डिनरी यूज। अब जो है प्रोज स्टाइल जो लिखा जाने लगा है, प्रोज स्टाइल में, प्रोज स्टाइल मतलब पैराग्राफ में, ठीक है, तो प्रोज स्टाइल कैरीज स्पीच टू अ मच हायर पावर देन इट्स ऑर्डिनरी यूज।
ऑर्डिनरी यूज जो उसका नॉर्मल यूज हो रहा है प्रोज स्टाइल का, अब उससे ज्यादा हायर स्पीच वो कैरी कर रहा है। ठीक है, कहाँ गया, मतलब हायर मीनिंग ये रहा। बट इट डिफर्स फ्रॉम पोएट्री इज नॉट मेकिंग दिस येट ग्रेटर अटेम्प्ट। लेकिन ये पोएट्री से जो है थोड़ा अभी भी अलग है, इसलिए भी ये ग्रेटर अटेम्प्ट में नहीं पहुंचा है। मतलब कौन, प्रोज, यानी समझ लो कि पोएट्री बड़ा इंसान है, अभी प्रोज जो उस मामले में उसके फील्ड के कंपैरिजन में बच्चा है, अभी थोड़ा उतना अपर नहीं आ गया है। फॉर इट स्टैंड फर्मली ऑन द इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ द वर्ड। लेकिन फिर भी प्रोज की अगर बात की जाए या फिर जो है पोएट्री की बात की जाए, वो फर्म स्टैंड लेती है अपनी जगह पे ऑन द इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ द वर्ड। उसके वर्ड पे जो वर्ड्स होते हैं उस पे जो है ऐसे ही लिखा होता है फालतू, ठीक है, उसके इंटेलेक्चुअल होते हैं, सोच समझ लिखा जाता है। इट यूजेस रिदम, मतलब कौन, पोएट्री अपने लिखे हुए वर्ड्स के साथ साथ रैम स्कीम, मीटर, रिदम ये सब लेके चलती है। ठीक है, इट यूजेस रिदम विच ऑर्डिनरी स्पीच निग्लेक्ट्स, जो कि हालांकि नॉर्मल स्पीच में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं इसमें कोई रिदम थोड़ी ना है, वो तो निग्लेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो नॉर्मल स्पीच में नहीं होते। एंड एम्स एट द जनरल फ्लूइड हार्मोनी ऑफ अ मूवमेंट, जबकि जो है जर्मन कह रहे हैं क्या लिखा था, जनरली, हाँ, जनरल फ्लूइड, मतलब कि जो पोयम होती है वो कहा गया हार्मोनी ऑफ मूवमेंट, मतलब एक साउंड के हार्मोनी मूवमेंट पे वो वर्क करती है। ठीक है, इट सीक्स टू अवर एसोसिएट्स वर्ड एग्रीएबली एंड ल्यूमिनसली एज सो एज एट वंस टू प्लीज एट टू क्लेरिफाई द इंटेलिजेंस। इट सीक्स मतलब ढूंढती है, मतलब ये फिर सर्च करती है। इट सीक्स टू एसोसिएट वर्ड्स एग्रीएबली, मतलब जो सहमति से लिखे गए हों, ऐवे ही ना लिखे गए हों। प्रोज हम लोग कुछ लिखते हैं ऐसे वैसे, कुछ वर्ड्स तो ऐसे लिखते चले जाते हैं ना, लेकिन पोयम लिखते समय ऐसा नहीं होता, हर एक वर्ड जो है एग्रीबली वहां पे होता है, उसको वहीं होना ही चाहिए। तो ये ऐसे बोल रहे, ठीक है, एंड ल्यूमिनसली मतलब साफ पारदर्शिता होती है उसमें, सो एज एट वंस टू प्लीज एंड टू क्लैरिफाई द इंटेलिजेंस, इसलिए ताकि जो है प्लीज यहाँ कृपया नहीं है, ताकि क्लैरिटी रहे उसके मतलब में, उसके मीनिंग में, उसके इंटेलिजेंस में, उसके यूज में, उसके सेंस में, उसकी मीनिंग क्लियर रहे। ठीक है, किसकी, वर्ड की जहां जो यूज हो रहा है पोएट्री में। इट स्ट्राइव्स मतलब होता है किसी काम को मेहनत से करना। ठीक है, इट स्ट्राइव आफ्टर अ मोर एक्यूरेट सटल, नॉट सब्टल, इट सटल, इट स्ट्राइव्स आफ्टर अ मोर एक्यूरेट, और वो मेहनत करती है पोएट्री, कौन, पोएट्री मेहनत और करती है ताकि वो एग्जैक्ट जो है उस मीनिंग तक पहुंच सके, उस लेवल तक पहुंच सके। सटल, क्लेवरली तरीके, सटल मतलब क्लेवर, मतलब कि कई चालाकी भरे तरीकों का इस्तेमाल करती है, कौन, पोएट्री, पोयम। फ्लेक्सिबल होती है एंड सेटिस्फाइंग एक्सप्रेशन देन आ गया देन द रफ मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी स्पीच केयर टू कंपास मतलब निग्लेक्ट। ठीक है, जो कि इतना जो केयर नहीं करता, लेकिन पोएट्री बहुत केयर करती है कि वर्ड को भी बहुत केयर करती है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है। हायर एडिक्वेसी मतलब होता है एडिक्वेसी मतलब होता है एनफ, मतलब कि इतनी चीज काफी है, मतलब कोई चीज हो, ऐसे कहते नहीं, लाइट एडिक्वेसी ऑफ टेस्ट, मतलब काम भर का टेस्ट है इसमें। ठीक है, हायर एडिक्वेसी ऑफ स्पीच इज इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक हायर एडिक्वेसी ऑफ स्पीच, एक ऐसी स्पीच जो हायर लेवल पे, वो तो उसका जो फर्स्ट ही ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसका फर्स्ट एम होता है किसका, पोएट्री का। ठीक, आगे, बियॉन्ड दिस एडिक्वेसी इट एम टू अ ग्रेटर फोर्सफुलनेस एंड इफेक्टिवनेस बाय वेरियस डिवाइसेस ऑफ स्पीच। अलग अलग डिवाइसेस ऑफ स्पीच के मैनर को इस्तेमाल करके फिर ये अपने हायर एडिक्वेसी को छोड़ करके और अपर लेवल तक जाती है, कौन, पोएट्री। समझ में आ रहा है? एक एक बड़ा आराम से पता चल रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा। बियॉन्ड दिस एडिक्वेसी लिखा है ना, और इसी एडिक्वेसी के और ऊपर जाती है, किस कौन कौन तरीके इस्तेमाल करके, ग्रेटर फोर्सफुलनेस, इफेक्टिवनेस, प्रभाव और दे करके, चाहे वो रैमिसिंग को दे करके, चाहे उसको इनर सोल से कनेक्ट करके, चाहे उसके अलग अलग मीनिंग्स को निकाल करके, चाहे उसके जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव को चेंज करते हुए भी, और कई वर्ड्स को वहां पे लिखना है, ऐसे कि एक वर्ड से कई मीनिंग निकल सकती है। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। ये मेरे साथ हुआ था जब हम पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन, तो उसमें मेरे साथ हुआ था एंड इंट्रोडक्शन, जब कमला दास के हम पढ़ा रहे थे, वहां मुझे एक पैराग्राफ में दो डबल मीनिंग दिखाई देती कि यार इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है, इसकी मीनिंग ये भी हो सकती है, तो यहीं पे वो लिखा है। ठीक है, आगे चले, कहां था वैसे, भूल गया।
स्पीच बाय मैनी रियोट्रिकल रियोट्रिकल मतलब होता है अलग अलग आयरनिक वे में बोलना, अलग अलग तरीके से बोलना। रियोट्रिकल जैसे कि आपको हम बोलेंगे जैसे कि मैंने कोई वर्ड बोला, जैसे कि हमने ताजमहल बोला, आपके माइंड में क्या आया? शाहजहां आए होंगे, ठीक है, आगरा आया होगा। तो ये रियोट्रिकल मीनिंग हो गई, मतलब कुछ बोल के कुछ और समझाना। समझ में आया? ठीक है, गुड। बाय मैनी रियोट्रिकल मीन्स ऑफ हाइटनिंग द स्ट्रेस ऑफ इंटेलेक्चुअल अपीयर, मतलब कि इंटेलेक्चुअल अपीयर मतलब कि आपने बौद्धिक स्तर पे जो दिखाया है उसको दिखाते हुए और कई और तरीके से उसके इनडायरेक्ट मीनिंग को खोजना भी या उसको इस्तेमाल करना। किसमें? पोएट्री में। ये 12 बोलते थे, भूलने में जाना कि किसके ऊपर लिखे हैं। पासिंग बियॉन्ड कहाँ गया? पासिंग बियॉन्ड द फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट कौन? अच्छी खासी स्पीच हो, हाई लेवल पे। दिस जस्ट और स्ट्रॉन्ग बट ऑलवेज रेस्ट्रेन मेजर it may admit a more emphatic rhythm, more direct and powerful stimulate the emotion, appeal to more vivid aesthetic sense। मतलब कि कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे रेस्ट्रेन मेजर लिखा गया, मतलब इतना सब कुछ इस्तेमाल करते हुए भी एक पोएट्री को रेस्ट्रेन मेजर में रखा जाता है, मतलब मीटर में होना चाहिए। एक रूल है ना उसको लिखने का। अगर कोई पोएट्री फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उस पोएट्री फॉर्म को लिखने का एक रूल है, तो रेस्ट्रेन मेजर में उसको रखते हुए उस सारी सोच को उसमें लाना पड़ता है। तो कठिन काम हो गया ना। जैसे कि अगर आप 500 ml का बोतल है लेकिन उसमें आपको 1 लीटर भरना है, ये कुछ ऐसा है। समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। कहाँ गया? विविड एस्थेटिक सेंस मतलब कि बहुत बड़े, बहुत विविड एस्थेटिक सेंस में, बड़े ग्रुप में बात करनी है। इट मे इवन मेक सच अ फ्री और रिच यूज ऑफ इमेजेस सो एज टू सजेस्ट एट आउटवर्ड अप्रोक्सीमेशन टू द मैनर ऑफ पोएट्री। मतलब पोएट्री को यूज करते में कुछ ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं जो अलग अलग इमेजेस को दर्शाए। ठीक है, देखिए इसको आप इमेजेस बोलेंगे ना, बोलते डिपिक्शन, यहाँ पे किसी चीज का डिपिक्शन हो रहा है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, तो वहां पे कई ऐसे फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। आप ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे जो कि आपके जो है फर्स्ट ईयर में है, उसमें भी आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैनर ऑफ पोएट्री बट इट इम्प्लॉयज देम डेकोरेटिवली, लेकिन इस इमेजेस को जो फिगर्स मैंने बताया, लेकिन इसको जो है उसको सजाने के लिए, जिसको मैंने बोलते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? किसी चीज को अलंकृत करना, सजावटी के लिए। लेकिन अलंकार को इस्तेमाल करते हुए भी जो है पोएम बहुत सारी मीनिंग निकाल ली जाती है, अलग अलग, बहुत चालाकी तरीके से निकाला जाता है, खासकर इडियम से फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए। एज ऑर्नामेंट्स यहाँ लिखा हुआ अलंकार, और फॉर देयर इफेक्टिव वैल्यू, यही मतलब कि अलंकार का इस्तेमाल करते हुए इफेक्टिव वैल्यू देना उस पोयम को। इज इन गिविंग अ स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्चुअल विजन। भाई देखिए सेम वर्ड आ गया आखिर, इंटेलेक्चुअल, स्ट्रॉन्गर इंटेलेक्चुअल विजन, मतलब कि अलंकार का इस्तेमाल होता है खासकर पोयम को सजाने के लिए, किसी चीज को और अच्छे से बताने के लिए। लेकिन उसका इस्तेमाल पोएट भी ऐसा करता है, ऐसा लगता है उससे पूरा घर बना देगा वो, मतलब उसका इस्तेमाल ही बहुत चालाकी तरीके से करेगा, उसकी और मीनिंग निकाल देगा। अगर उसको फिगर ऑफ स्पीच भी नॉर्मली यूज करेगा तो भी। Vision of the thing or thought it describes or defines. It does not use the image for the profounder. Profounder मतलब जो ज्यादा तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत फेमस है। खाली उसी वे में नहीं रहेंगे कि अलंकार का इस्तेमाल इसलिए होता है तो इसलिए करो, नहीं, रिजिड वे में नहीं, थोड़ा सा और उसको जो है बियॉन्ड ले जाएंगे उससे। एंड मोर लिविंग विजन, और जो है मोर लिविंग विजन फॉर विच द पोएट इज ऑलवेज सीकिंग, क्योंकि हमेशा पोएट सीकिंग करता है, ढूंढता रहता है। एंड ऑलवेज इट हैज इट्स आई ऑन इट्स चीफ हियरर एंड जज the intelligence and call in other power not only as important aids to the capture his suffrage। बाप रे बाप, ज्यादा हो गया। Reason and taste, two power of the intelligence are rightly and supreme gods of the prose stylist, while to the poet they are only minor deities। deities मतलब होता है गॉड। ठीक है, deities मतलब गॉड, भगवान। देखिए अब क्या क्या मीनिंग इसमें हमें देखनी पड़ेगी। जब इन्होंने बोला कि जब पोएट इस चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को ध्यान भी रखता है कौन कौन इस पोएम को पढ़ेगा, तो वो हर एक बौद्धिक स्तर पे, सोल के स्तर पे वो उस पोएट्री को रिवाइज भी करता है, मतलब पढ़ता है और देखता है कि क्या ये उस लेवल तक पहुंच पा रही। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था जज, चीफ हियरर एंड जज, कौन? इंटेलिजेंस, द कॉल्स इन द अदर पावर ओनली एज इंपॉर्टेंट एड्स टू कैप्चर हिज सफरेज। रीजन एंड टेस्ट, टू पावर्स, रीजन एंड टेस्ट, टू पावर्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब रीजन मतलब वजह, उसको लिखने की वजह, और टेस्ट, लिखते समय उसको कैसा खाया नहीं, कैसा फील हो रहा है, दोनों चीज, मतलब कि उसने क्या उस पोएम को बहुत बड़े रीजन से लिखा है। खासकर कवि किसी भी पोएम को तभी लिखते हैं जब उनके मन में उस चीज को लेकर के बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है और बहुत बड़ी वजह होती है, टेस्ट होता है, तभी उस चीज को वो लिखते हैं।
ठीक है। और जब उसको लिख रहे होते हैं तो क्या उनको कैसा फील हो रहा होता है, यानी टेस्ट लिखते समय। दोनों चीज अगर बहुत ही अच्छे स्तर पे है तो फिर जो लिखेंगे वही बहुत अच्छा लिखेंगे। समझ में आ गया। बाकी चीजें तो माइनर डिटेल्स रहती हैं, छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ इट गोज बियॉन्ड दिस लिमिट, अगर ये सब चीजों को आगे ले जाती है, कौन, पोएट्री, approaches its measure and most striking rhythmic balance, uses images for seed vision। seed vision मतलब होता है जिस चीज का साइज, अमाउंट, ये सब दिखाते हैं, मतलब साइज, उसका मीटर, सब कुछ दिखाते हैं। सीड अमाउंट, ठीक है, सीड विजन नॉट अमाउंट। सीड विजन मतलब पूरा स्ट्रक्चर उसका कैसा है, ऐसे समझिए। ओपन्स इटसेल्फ अ माइटियर ब्रीथ ऑफ स्पीच, मतलब एक माइटियर ब्रीथ ऑफ स्पीच, मतलब एक ऐसी स्पीच जिसको बोलते समय माइटियर ब्रीथ चाहिए होगी, बहुत बड़ी सांस उसको पढ़ने के लिए भी बहुत बढ़िया। अच्छा जो है मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे हाइपरबोल यूज किया गया। या देखिए प्रोज में हाइपरबोल यूज हो रहा है, यही समझ लीजिए। ओपन इटसेल्फ अ माइटियर ब्रीथ ऑफ स्पीच, प्रोज स्टाइल पासेस बियॉन्ड इट्स नॉर्मल प्रोविंस एंड अप्रोचेस और इवन इंटर्स द कन्फाइंस ऑफ पोएट्री। अब जो प्रोज स्टाइल है वो भी इस चीज का इस्तेमाल करते हुए पोएट्री के कन्फाइंस में घुस रहा है, मतलब पोएट्री के एरिया में आ रहा है। मतलब कि अब प्रोज स्टाइल, जो प्रोज लिखे जा रहे हैं, अच्छे जो एसेज लिखे जा रहे हैं, उनका स्टाइल, उनका जो है रिजिडनेस, उनकी जो है लिखने की जो समझ है वो भी बहुत अच्छी हो रही है, जिससे वो जो है पोएट्री के कन्फाइंस में आ रहे हैं, मतलब कि पोएट्री के इलाके में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसकी बारे में बात हो रही है, प्रोज स्टाइल के बारे में बात हो रही है। अब प्रोज स्टाइल में बहुत कुछ लिखा जाता है। और आगे बात करते हैं, कहाँ गया, इट इज द कन्फाइंस ऑफ पोएट्री, सीमाएं में, पोएट्री सीमाएं में आ रही है। इट बिकम्स पोलिटिकल प्रोज, मतलब ऐसा प्रोज लिखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि पोलिटिकल प्रोज बन गया। ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी ऐसे की बात कर लूं, ये नॉर्मल ऐसे थोड़ी ना लिखा गया, मतलब इस ऐसे को पढ़ने में लोगों की नानी याद आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या याद आएंगे। तो ये पोलिटिकल प्रोज, मैं तो इसको ही बोल दूंगा पोलिटिकल प्रोज, इतना अच्छा लिखा उन्होंने, अरविंदो घोष ने। इट बिकम्स पोलिटिकल प्रोज और इवन पोएट्री इटसेल्फ अपने आप में एक पोएट्री बन जाती है एक वक्त के बाद। तो यूजिंग द अपरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज, एक अच्छा खासा प्रोज फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए, एज डिस्गाइज एज अ लूज अपैरेल। देखिए ये बहुत चाहिए, ये अंडरलाइन करिए। डिस्गाइज मतलब कि अपरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज एज अ डिस्गाइज एज अ लूज अपैरेल। लूज अपैरेल मतलब होता है कि ये लूज है, ठीक है, तो लूज, अभी मैं इसको बहुत टाइट कर लूं, ऐसे टाइट कर लूं तो ये टाइट हो गया, बहुत टाइट हो गया, बहुत पतले लग रहा है, नहीं लूज है। तो समझिए, समझा रहा हूँ, मतलब कि प्रोज ऐसे है, लूज है, और पोएट्री एकदम टाइट है, ऐसे कहने का मतलब है। तो प्रोज के पास ज्यादा सीमाएं हैं, प्रोज को मतलब ज्यादा सीमाएं, ज्यादा वर्ड्स को लिखने की उसके पास आजादी है। पोएट्री में ऐसा नहीं है, पोएट्री में जो है आप लाइन बड़े ही नहीं सकते हो, आपको जो है स्पेसिफिक 6 वर्ड 7 वर्ड एक मीटर में रहना पड़ेगा। लेकिन प्रोज ऐसा कोई जो है रिजिडनेस नहीं है, तो प्रोज थोड़ा लूज अपैरेल है, थोड़ा आजादी ज्यादा उसके पास, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, आ गया। इंटर्स द, ये नहीं है, डिस्गाइज मतलब होता है बहरूपिया, एक तरह से बहरूपिया, यानी जो प्रोज है एक तरह से बहरूपिया है, एक लूज अपैरेल में। समझ में आ गया, ठीक। अ हाई और फाइन एडिक्वेसी, मतलब प्रोज के लिए एक अच्छी खासी हाई लेवल तक वो बात करता है प्रोज स्टाइल में जो लिखा जा रहा है। इफेक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल कहाँ लिखा, इल्यूमिनेटिवनेस, वाह, ठीक है, मतलब कि जब प्रोज स्टाइल, ऐसे एग्जाम्पल लू, प्रोज स्टाइल में जो एसेज लिखे गए हैं, चाहे 17वीं सेंचुरी के हो, चाहे स्पेक्टर के ले लेते हैं, रिचर्ड स्टीले ले लेते हैं, जोसेफ एडिसन का ले लेते हैं, फ्रांसिस बेकन का ले लेते हैं, इन सबका जो एसेज है वो काफी इफेक्टिवनेस पढ़ने रीडर पे बहुत इफेक्ट डालता है, बहुत प्रभावित करता है। समझ में आ रहा? अच्छा, मैंने एग्जांपल दिया, इंटेलेक्चुअल इल्यूमिनेटिवनेस एंड केयरफुली टेम्पर्ड एस्थेटिक सेटिस्फैक्शन आर द नेचुरल एंड प्रॉपर पावर्स ऑफ स्पीच। अगर बहुत अच्छा एग्जांपल दूं ना, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो प्रोज स्टाइल यूज किया है जेन ऑस्टन ने, इज नॉट अ नॉर्मली, वो नॉर्मल लिखा, पहली 3 लाइन में अच्छे को जो नानी याद आ जाएगी उसका मतलब निकालने में, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने प्रोज स्टाइल का यूज किया है। प्रोज स्टाइल को लिखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी हायर फिलोसफी का इस्तेमाल करते हुए प्रोज स्टाइल को लिखा है, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। आगे चले, प्रॉपर पावर्स ऑफ स्पीच, बट द प्रिविलेज ऑफ द पोएट इज टू गो बियॉन्ड एंड डिस्कवर दैट मोर इंटेंस इल्यूमिनेशन ऑफ स्पीच। लेकिन प्रिविलेज ऑफ पोएट, लेकिन जो कि प्रोज स्टाइल के पास नहीं है, या फिर जो मैं बोलना चाहूंगी ऐसे जो प्रोज लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं या फिर जो प्रोज से काम करते हैं, चाहे वो नॉवलिस्ट हो, उनके पास इतना ज्यादा जो है आजादी नहीं है या फिर उतना ज्यादा बड़ा एम नहीं है जितना कि पोएट के पास प्रिविलेज मिलता है किस चीज का, टू गो बियॉन्ड एंड डिस्कवर दैट मोर इंटेंस इल्यूमिनेशन ऑफ स्पीच
दैट इंस्पायर्ड वर्ड एंड सुप्रीम इनएविटेबल एंट्रेंस, मतलब एक ऐसी कहानी, एक ऐसे वर्ड की सीमाएं, एक ऐसी जो है एक छंद, कुछ भी बोलने तरीका बता रहा हूं मैं, कि वो बहुत ही इंटेंस, मतलब मंत्र बन जाए अपने आप में। मेरे ख्याल से बाद में है भी ये ट्रस्ट द मंत्र बाद में लिखा भी है लास्ट में एकदम समझ में आ रहा। पोएट जो है बियॉन्ड जाता है, वो वहां पे प्रोज लेवल नहीं जा पाएंगे। रिथमिक मूवमेंट ये ना नहीं, दैट इंस्पायर्ड वर्ड एंड सुप्रीम इनएविटेबल अट्रेंस, मतलब कि एक दैवी शक्ति द्वारा बोला गया वो एक शब्द हो, ऐसा एक लाइन हो एक ऐसी, इन विच देयर मीट्स द यूनिटी ऑफ डिवाइन, मतलब डिवाइन मतलब एक गॉडी शक्ति, मतलब गॉडी क्या होता है मतलब कि डिवाइन मतलब कैसे बताओ, दैवी है, नॉट गॉडी है, दैवी शक्ति द्वारा कुछ बोला गया वो हो, ठीक है। जैसे तथास्तु ये एक वर्ड हो गया। डिवाइन रिदमिक वर्ड विद अ डेप्थ ऑफ सेंस एंड अ पावर ऑफ इनफाइनाइट सजेशन विलिंग अप डायरेक्टली फ्रॉम द फाउंटेन हेड्स ऑफ द स्पिरिट विद इन अस। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जब ऋषि आए थे उनके पास, कुंती जी के पास, जब कुंती जी विवाहित नहीं थी, जब उनका शादी नहीं हुआ था, तो जब कुंवारी थी तो उनके पास ऋषि गए थे, तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, बहुत खाना पिला खिलाया, बहुत सेवा की, बहुत अच्छे से रखा, सब कुछ बहुत सेवा की। तो वो अंदर से उन्होंने जो है उनको वरदान दे दिया था, वो देना नहीं चाहते थे लेकिन वो निकल गया वरदान कि तुम जो भी भगवान को याद करके बोलोगी वो भगवान आके तुमको तुम्हारे अपने जैसा तेजस्वी बेटा दे जाएंगे। एक मंत्र दिया था, उस मंत्र को बोल के जिस भगवान की भी जो है सोचती थी वो भगवान प्रकट हो जाते थे। तो पहला किसको सोचा था? सूर्यदेव को, तो कर्ण मिले थे उनको। समझ में आया? गुड, एग्जाम्पल अच्छा था। आगे चले तो ही मे नॉट ऑलवेज और ऑफन फाइंड इट बट टू सीक फॉर इट द लॉ और एटलीस्ट द हाई ट्रेंड ऑफ हिज अटेंशन। मतलब देखो, ही मे नॉट ऑलवेज, जरूरी नहीं कि हर पोएट उस चीज को पा ही लेता है, उस जो बियॉन्ड स्पीच जो ढूंढ रहा है वो पा लेता है, लेकिन कोशिश पूरी करता है उसको ढूंढने की। He may not always or often find it, but to seek for it the law, लेकिन वो कानून यही है कि उसको ढूंढना है, और एटलीस्ट द हाईएस्ट ट्रेंड ऑफ इट अटरेंस, और कम से कम कुछ ऐसा लिख तो दे ही वो कि जो हायर ट्रेंड बन जाए, एक तरीके से अटरेंस हो उसका, मतलब सबसे अच्छा बोला गया काम हो। एंड व्हेन ही कैन नॉट ओनली फाइंड इट बट कास्ट इनटू सम डीपली रिवील्ड ट्रूथ, जब वो उसको केवल ढूंढ ही नहीं लेता, उसको लिख भी देता है। केवल ढूंढ तो लिया ही उसने, लेकिन उसको लिख भी दिया उसने, तो उसमें डीपली रिवील्ड ट्रूथ लिख दिया, बहुत ही गहराई से बोला हुआ सच ऑफ द स्पिरिट इटसेल्फ, एक आत्मा द्वारा खुद वो बन जाता है मंत्र, वो बन जाता है क्या? मंत्र। ठीक, फिर वो पोएम की कोई लाइन नहीं रहती, वो एक मंत्र बन जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट ऑलवेज वेदर इट्स सर्च ऑफ द फाइंडिंग द होल स्टाइल एंड रिदम ऑफ द पोएट्री or the expression and the movement which come from us out of a certain spiritual excitement caused by a vision in the soul of which it is eager to deliver itself। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब इस तरह की अप्रोच में जाता है पोएट, तो वो जब सोल से वो अटैच करता है अपनी इंटेलिजेंस को, तो वो अपने आप इटसेल्फ अटर होता है। मतलब पोएट कांट कंट्रोल दैट वर्ड, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता अगर वो अपने आप अटर नहीं हो रहा, अपने आप से नहीं निकल रहा है। समझ में? फिर से बोलते सर्टेन स्पिरिचुअल, यहाँ से सर्टेन स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट कॉज्ड बाय विजन इन द सोल ऑफ विच इज एगर टू डिलीवर इटसेल्फ। एक ऐसी जो है सोच के साथ वो अपने आप खुद ही अटर होता है, वो लाइन या पर्टिकुलर पोएम। ठीक है, द विजन में बी ऑफ एनीथिंग इन नेचर, भले ही वो पोएट किसी भी चीज को भले सोच रहा हो, चाहे वो नेचर को लेकर सोच रहा हो, प्राकृतिक रूप से सोच रहा हो, चाहे गॉड हो, चाहे मैन हो, लाइफ हो, जीवन के बारे में हो, किसी क्रिएचर के बारे में हो, द लाइफ ऑफ द थिंग्स। जैसे क्रिएचर के बारे में बात करें तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखी हुई जिन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने, बहुत अच्छा लिखा है, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रिएचर एंड द लाइफ ऑफ द थिंग्स, चाहे चीजों को लेकर के, इट मे बी अ विजन ऑफ फोर्स एंड एक्शन और सेंसिबल ब्यूटी, मतलब किसी चीज का भी विजन होता है, विजन ऑफ फोर्स एंड एक्शन और ऑफ सेंसिबल ब्यूटी और ऑफ ट्रूथ ऑफ द थॉट और ऑफ इमोशन, प्लेजर, पेन ऑफ दिस लाइफ और लाइफ बियॉन्ड। मतलब इन चीजों को मिला करके किसी भी चीजों को सोच सकता है, उसी में वो गहन मंथन करते वो चीज को लिख सकता है या फिर
बोल सकता है, फिर अटर कर सकता है, ठीक है। चाहे उस खूबसूरत है, सेंसिबल ब्यूटी के बारे में सोचता हो, विजन ऑफ फोर्स, दुनिया के जो फोर्स के बारे में सोच रहा हो, या लाइफ के बारे में सोच रहा हो, जिंदगी के बारे में, लाइफ के बियॉन्ड के बारे में सोच रहा हो, मरने के बाद क्या होता है ऐसे कुछ सोच रहा हो कुछ भी सोचते हुए वो उस चीज को जब लिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वो सोच बहुत ही गहराई तक जानी चाहिए, वो काफी वक्त लगता है, 1-2 मिनट में नहीं, 1-2 महीने में नहीं, 1-2 साल में भी नहीं, काफी वक्त लगता है, ठीक है। चलिए कहाँ गया, हायर पोएट्री ना, नहीं ये नहीं है। प्लेजर, पेन, चाहे दर्द, दुख जो भी हो, इट इज सफिशियंट, ये काफी है। दैट इट इज द सोल विच सीज द आई, जो कि देखती है, ये सोल है जो कि आंखों से देखती है। सेंस, हर्ट, थॉट, माइंड बिकम द पैसिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि वो पोएट नहीं लिख रहा होता, फिर उसके बाद वो पोएट नहीं लिख रहा, वो पोएट नहीं लिख, वो एक आत्मा लिख रही होती जो कि आंखों द्वारा देख रही होती, सेंसेस द्वारा महसूस कर रही होती, हाथ द्वारा लिख रही होती, ये सब उसके पैसिव इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, पैसिव व्हाट इज पैसिव, नहीं पता, पढ़ोगे, गुड, सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे। पैसिव तो ये सब उसके पैसिव इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, नॉट दैट इन दैट मैनर उसके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। कौन, किसके, सोल के, कौन बनता है इंस्ट्रूमेंट, ये सब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं किस चीज के लिए, लिखने के लिए, फॉर पर्टिकुलर पोएम या पोएट्री या फिर प्रोज टेल व्हाटएवर, ठीक है। बट इन फैक्ट acts is too much an excitement of intellect, the imagination, the emotion, the vital activities seeking rhythmical and forceful expression, without that greater spiritual excitement embracing them, मतलब कि बिना इन सब चीजों के सोल एक्साइटमेंट हो ही सकता, सोल बार आ सकती है किसी चीज को, या तो बहुत बड़ा आपने दर्द अपनी लाइफ में कोई देखा हो, बहुत बड़ा किसी चीज को देख करके बहुत बड़ा एक्साइटमेंट हो गया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिद्धार्थी थे, लेकिन जब तक वो अपने घर से निकल के किसी की मरती हुई बॉडी को देखे नहीं, राम राम देखे नहीं, तो उन्होंने पता ही था कि मरना क्या होता है, तो जब तक उसको उन्होंने देखा ही नहीं तो तब तक उनके मन से वो आया ही नहीं कि व्हाट इज मृत्यु, मतलब व्हाट इज मृत्यु, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दिया, व्हाट इज डेथ, ये क्या है, व्हाट इज, जिंदगी का सच्चाई क्या है, जिंदगी का सत्य क्या है, तो तब तक उनके मन में था ही, जब तक वो महल में थे ना, समझ में आ रहा आपको। लेकिन जब उनके मन में ये आ गया, एक्साइटमेंट बहुत भयंकर बन गया, तो चले गए वो बरगद पेड़ के पास, मतलब तपस्या करने, समझ में आ रहा आपको, फिर उन्होंने गौतम बुद्ध बन गए, ऐसे ही ना हुआ, समझ में आ रहा, ठीक है। आपको हम एग्जाम्पल ऐसे देते हैं ताकि आपको समझ पाए कि दिस इज नॉट इजी, हर एक लाइन में कुछ बहुत कुछ बोला गया, ठीक है। पता नहीं कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, आगे चलते हैं, कहाँ गया, तो मतलब कि बहुत बड़ा इमोशन, वाइटल एक्टिविटी, सीजिंग रिदमिकल एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन, विदाउट दैट आप नहीं जोड़ सकते स्पिरिचुअल को, अपनी आत्मा को से जोड़ ही सकते अगर आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो, ठीक है। आगे चलते हैं, एम्बैरेसिंग देम, और इफ ऑल दीज आर नॉट सफिशिएंटली संग इनटू द सोल, अगर ये सब कुछ जो है सही मात्रा में, सारा एक्सपीरियंस, सारी चीजें, अगर ये सब कुछ सही मात्रा में सोल के अंदर संग नहीं हुआ, संग मतलब डूब नहीं गया, आप उस गहराई तक नहीं गए, स्टीप्ड इन इट, जब तक उसको आप स्टीप नहीं, घुस नहीं गए, फ्यूज नहीं हो गया, मिल नहीं गया उस चीज से, द एक्सप्रेशन डज नॉट कम आउट द प्यूरिफाइड एंड uplifted by a sort of spiritual transmutation, then we fall the lower levels of poetry। अगर ये सब नहीं हुआ तो उस लेवल का ट्रांसम्यूटेशन नहीं, ट्रांसम्यूटेशन मतलब होता है किसी चीज को किसी और चीज में बदलना, मतलब कोई चीज ऐसे, कोई मतलब फूल हो, फूल थोड़ा बड़ा हो तो फल बन गया, तो ट्रांसम्यूटेशन हो गया, पहले फूल था ये फल बन गया, तो मतलब कि अगर ये सब चीजें नहीं होंगी अंदर तो ट्रांसम्यूटेशन जो निकल के पोएट्री फॉर्म में आने वाला है वो वैसा नहीं आएगा, लोअर लेवल में आ जाएगा, फिर वो छोटी सी पोएट्री बनेगी, नॉर्मल बनेगी, कोई इतनी सोल लेवल पर नहीं बनेगी, समझ में आ रहा, ये लिखा हुआ, देन वी फॉल द लोअर लेवल्स ऑफ द पोएट्री एंड गेट द वर्क ऑफ अ मच मोर डॉटफुली इमोर्टैलिटी, फिर वो इमोर्टैलिटी तो नहीं जा पाएगा, डॉटफुली वर्क हो जाएगा, फिर वो अमर नहीं हो पाएगा वो काम, समझ में आ रहा आपको, ठीक है। देन एंड व्हेन द अपील इज ऑल टुगेदर टू द लोअर थिंग्स इन अस टू द मेयर माइंड, वी अराइव आउटसाइड द ट्रू डोमेन ऑफ पोएट्री, मतलब कि ट्रू डोमेन ऑफ पोएट्री के लिए हमें ये सब माइंड के लेवल पे उसको जाना ही पड़ेगा, बिना इसके आप ट्रू डोमेन ऑफ पोएट्री पाएंगे। डोमेन मतलब होता है कि जैसे मेरा डोमेन क्या है, मेरा डोमेन ये रहा है, जितने कैमरा ले रहा है ये मेरा डोमेन है, एरिया, ठीक है। तो जब पोएट्री के डोमेन में जाना होगा तो आपको ये सब को लेके ही आना पड़ेगा, विदाउट दैट आप नहीं पहुंच पाओगे उस डोमेन तक, ठीक है। वी अप्रोच द कन्फाइंस ऑफ प्रोज एंड गेट प्रोज इटसेल्फ मास्किंग द अपैरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, हमने प्रोज को भी कन्फाइन किया, उस लेवल तक पहुंचाया है, और प्रोज अब जो एक मुखौटा लगा के पोएट्री के फॉर्म में सामने आने लगा है, समझ में आ रहा, ठीक है। मास क्या लिखा हुआ है, एंड द वर्क इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्रोज स्टाइल ओनली और मेनली बाय मैकेनिकल एलिमेंट्स
A good verse form a perhaps more compact, catching and energetic expression than the prose writer will ordinarily permit to the easier and looser balance of speech. हालांकि हम अगर हम पोएट्री की बात करें, पोएट्री के पास अपना परफेक्ट स्टैंजा होता है, परफेक्ट रिदमिक होता है, क्वालिटी होती है, लेकिन प्रोज स्टाइल में उस चीज को बना करके ज्यादा अच्छे से जो है प्रोज स्टाइल के जो प्रोज स्टाइलिस्ट हैं, जो प्रोज राइटर्स हैं, वो उसको लिखने लगे हैं। मतलब कि अगर आप बात करें मीनिंग की, इंटेलेक्चुअल सेंस की, तो वो तो प्रोज स्टाइल में आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप बियॉन्ड बात करते हैं तो फिर वो पोएट्री में ही मिलेगा, आपको प्रोज में नहीं मिलेगा। ठीक, समझ में आ रहा? बैलेंस ऑफ स्पीच, मतलब प्रोज में बैलेंस ऑफ स्पीच रहता है, जो कि प्रोज में, पोएट्री में नहीं रहता। इट विल नॉट हैव एट ऑल ऑन नॉट सफिशिएंटली द ट्रू एसेंस ऑफ पोएट्री। ये पूरा सब कुछ में प्रोज में पूरा ट्रू एसेंस ऑफ पोएट्री नहीं मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर इन ऑल थिंग्स दैट स्पीच कैन एक्सप्रेस देयर आर टू एलिमेंट्स, द आउटवर्ड एंड इंस्ट्रूमेंटल। दो ही तरीके होते हैं, एक आउटवर्ड इंस्ट्रूमेंटल, एक तो बाहरी तरीका, एक जो अंदर की उसका जो इंस्ट्रूमेंटल, मतलब अंदर का जो उसका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके अंदर का इंस्ट्रूमेंट। एंड द रियल एंड स्पिरिचुअल, मतलब कि आउटवर्ड तरीके से जो उसका इंस्ट्रूमेंटल वे में बनाया गया होगा, तुन तन जो भी सरगपा, ठीक है, मतलब जो साउंड क्वालिटी उसमें दी गई होगी, एक उसकी वो मीनिंग हो गई, दूसरी उसकी इन डेप्थ रियल मीनिंग, गहराई में, सोल में, दो तरह की मीनिंग हो गई। इन थॉट फॉर इंस्टेंस देयर इज एन इंटेलेक्चुअल आइडिया दैट विच द इंटेलिजेंस मेक्स द प्रिसाइज एंड डेफिनेट टू अस। एक समय हम सोचते हैं, एक थोड़ी देर के लिए, कि देयर इज एन इंटेलेक्चुअल आइडिया, कि उसमें एक इंटेलेक्चुअल आइडिया, एक इंटेलेक्चुअल बौद्धिक स्तर पे एक सोच दी गई, एक आइडिया दिया गया है, द युक्ति बोल सकते हैं, फिर दैट विच इज इंटेलिजेंस मेक्स प्रिसाइज एंड डेफिनेट, जो कि इंटेलिजेंस उसको एक प्रिसाइज मैनर में, एक प्रिसाइज मतलब होता है कि जो काम की बात है वही लिखना है, उसे प्रिसाइज मैनर कहते हैं। तो उस मैनर में पोएट्री निकल के बाहर आती है, डेफिनेट टू अस, हमारे लिए। एंड द सोल आइडिया, जो कि सोल आइडिया मैं बताया सोल से जुड़ी होती है, सोल आइडिया होगा, सोल आइडिया दैट विच एक्सीड द इंटेलेक्चुअल लेवल। अब सोल आइडिया का जुड़ा हुआ तो इंटेलेक्चुअल लेवल को भी एक्सीड कर जाता है पोएट्री में, और ऊपर चली जाती है मीनिंग आगे। एंड ब्रिंग्स अस इनटू द नियरनेस और आइडेंटिटी विद द होल रियलिटी ऑफ थिंग्स एक्सप्रेस्ड। अब जब उस चीज को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि होल आइडिया ऑफ रियलिटी थिंग्स एक्सप्रेस्ड, मतलब कि पूरी चीजों के बारे में हमें रियलिटी दिखने लगती है, सच्चाई दिखने लगती है। समझ में आ रहा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप गीता पढ़ते हैं, वो वर्स फॉर्म में लिखी हुई है ना, वो वर्स में ही तो है, लेकिन जब उसको हम पढ़ते हैं तो हमें रियलिटी दिखने लगती है। गीता में दुनिया भर के सारे क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है हमें। ठीक है, सुना होगा आपने। तो क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ गया? नियरनेस एंड आइडेंटिटी हो गया। हाँ, इक्वली इमोशन, इमोशन के लेवल भी इक्वली होती है पोएट्री। इट इज नॉट द मेयर द इमोशन इटसेल्फ ऑफ पोएट सीक्स। ये केवल एक पोएट की तरह, पोएट की जो ढूंढ रहा है इमोशन होता है, केवल वही नहीं होता, ये और कुछ भी होता है। सोल ऑफ इमोशन भी होता है, आत्मा का भी इमोशन इसमें होता है। डेट इन इट, उसके अंदर। एंड द डिलाइट ऑफ, खुशी होती है, कोई डिलाइट होता है, फॉर विच द सोल इन अस एंड द होल डिजायर और एक्सेप्ट द इमोशनल एक्सपीरियंस। और जब उस पोएम को लिखा जा रहा होगा तो डिजायर ऑफ होल एक्सपीरियंस का एक्सेप्टेंस में होता है उसमें, मतलब कि सारे डिजायर ऑफ एक्सपीरियंस जो भी रहे होंगे उस पोएट के, उस सभी को एक्सेप्ट करते हुए उस पोएट में ढाला गया होगा। समझ लीजिए डिजायर ऑफ एक्सप्रेशन ये सब मिला करके कोई जो है लोहा हो, उसको ढला मतलब गर्मा करके लावा फॉर्म में बनाते हुए कुछ और बना देना, बस सब कुछ उसमें कंपैक्ट करते हुए एक्सेप्टेंस देते हुए पोएट्री फॉर्म में वो ढालना। समझ में आ रहा? ठीक, यहाँ लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट इमोशनल एक्सपीरियंस, डिजायर, सब कुछ। सो टू विद द पोएटिकल सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो टू विद द पोएटिकल सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम पोएटिकल सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से बात करते हैं तो द पोएट्स अटेम्प्ट टू एम्बडी इन हिज स्पीच ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड ट्रूथ ऑफ नेचर। दो चीजें, ट्रूथ ऑफ लाइफ, ट्रूथ ऑफ नेचर, जिंदगी की सच्चाई और प्राकृतिक सच्चाई, दोनों चीज को वो इम्बडी करता है, मतलब पोएट्री के अंदर डालता है, इनबिल्ड करता है। समझ में आया? ठीक। इट इज दिस ग्रेटर ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एंड इट्स डिलाइट, उसकी खुशी, एंड ब्यूटी, उसकी सुंदरता, फॉर विच ही सीकिंग, जो कि पोएट ढूंढ रहा था, जो कि पोएट ढूंढता है, जो कि पोएट ढूंढता ही रहता है जब तो उसको मिल नहीं जाती। ठीक। ब्यूटी विच इज ट्रूथ, सुंदरता जो कि सच है। देखो, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये वही लाइन है वहां पे जो लिखा हुआ था उसमें जॉन किट्स के पोएम में, ऑर्डन ग्रेसियन लास्ट कॉन्टोस है, लास्ट टू लाइन है। ब्यूटी एंड विच इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी एंड देयरफॉर इज जॉय फॉर, ये वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। देखा,
therefore a joy for ever because it brings us delight for the soul of it discover for its own deeper realities। अब जब उस पोएट्री को हम लोग कभी पढ़ेंगे तो उसकी सुंदरता ही सच्चाई है, उसकी सच्चाई ही सुंदरता है, वो हमेशा उस सुंदरता में रहेगी, हमेशा वो जीवित रहेगी और हमेशा पढ़ी जाएगी। बहुत बढ़िया। दिस ग्रेटर एलिमेंट ऑफ द मोर टिमिड एंड टेम्परेट स्पीच ऑफ प्रोज कैन समटाइम्स शैडो आउट टू अस। लेकिन प्रोज के लिए ये शैडो है, एक परछाई है जो उसको पा नहीं सकता, उसको आराम से पकड़ नहीं सकता, वो नहीं पा पाएगा। प्रोज आप जितना भी अच्छा लिख लो, आप पोएट्री लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे अगर पोएट्री ढंग से लिखी जा रही है तो। ठीक है, आगे चलें। कहां गया? But the heightened and fearless style of poetry makes it close and leaving the higher cadence of poetry carry in on their wings what the style by itself could not bring। मतलब कि जब इस चीज को जब आपने बोला कि प्रोज नहीं ला पाएगा, लेकिन जब पोएट्री चीज को लाती है तो अपने आप में एक कैडेंस, एक अपने आप में जीवित वस्तु बन जाती है जो हमेशा जीवित रहती है, फिर वो मरती नहीं कभी। दिखा ना यहाँ पे कि विंग्स व्हाट स्टाइल ऑफ इटसेल्फ कुड नॉट ब्रिंग, जो कि खुद ही अपने आप में वो स्टाइल ऑफ पोएट्री भी नहीं ला पाएगी जब उस लेवल पे लिखी जाती है, वो अलग ही लेवल पे लिखी जाती है, पता नहीं क्यों उस लेवल पे लिखी जाती है। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है और इलियड है, ओडिसी है और जैसे कि इन्हीं की सावित्री लिखी हुई है, 24,000 लाइन है उसमें। इस तरीके से आप एपिक्स पोएम देखते हैं, आप गीता देख लीजिए तो इसमें भी वर्स लिखा हुआ है, तो ये सब लिखा गया है, एवे नहीं लिखा गया, एवे नहीं हुआ होगा। श्री अरबिंदो घोष ने बहुत कुछ पढ़ा है, गीता पढ़ी उन्होंने, तो इसलिए वो एसेंस ऑफ पोएट्री, वो उनके माइंड में कभी न कभी ये ख्याल आया होगा, व्हाट इज एसेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री का एसेंस क्या है, क्या मतलब है पोएट्री का, और क्या रोज क्या उस लेवल पे नहीं जा सकता कभी। तो उन्होंने बहुत पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद उन्होंने ये लिखा होगा, क्योंकि इस चैप्टर से पहले उन्होंने मंत्रा लिखा है। मंत्रा पहला चैप्टर क्यों है? क्योंकि उन्होंने मंत्रों का लेवल, डेट लेवल उन्होंने बताया, व्हाट इज मंत्र। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एसेंस ऑफ पोएट्री चैप्टर लिखा है, सेकंड चैप्टर यही है। तो उससे कंपेयर करते हैं वो कि पोएट्री जब बहुत अच्छी लिखी जाती है तभी तो मंत्र बनती है, जब मंत्र बन जाती है तो फिर वो कभी नहीं मरती है। ठीक, आगे चले। दिस इज द सोर्स ऑफ दैट इंटेंसिटी विच इज द स्टैम्प ऑफ पोलिटिकल स्पीच एंड ऑफ द पोलिटिकल मूवमेंट। देखिए स्टैम्प क्या है? स्टैम्प मतलब कि वो बियॉन्ड इंटेलिजेंस लेवल है, बियॉन्ड इमेजिनेशन पे लिखी हुई, यही उसका स्टैम्प है पोएट्री का। ठीक है, पोलिटिकल स्पीच ऑफ द पोलिटिकल मूवमेंट, इट यहां से पूरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, लास्ट 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ सोल विजन। ये कब आती है? जब आप स्ट्रेस करते हैं सोल विजन की, आत्मा की विजन पे आप दबाव डालते हैं, या फिर आप वहां जाके उस चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। तब बिहाइंड द वर्ड, शब्दों के पीछे जो आप लिख रहे हैं उस शब्द के पीछे आपका स्ट्रेस सोल मीनिंग पर्पस आपका छिपा हुआ है। इट इज द स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट, ये आत्मा की एक्साइटमेंट होती है, आत्मा लिखना चाहती है कुछ, आत्मा बोलना चाहती है कुछ। ऑफ रिदमिक वोयज, एक वोयज मतलब कि एक यात्रा, एक रिदमिक यात्रा, मतलब एक ऐसी यात्रा जो रिदमिक वे में हो। समझ में आ रहा? वोयज मतलब होता है सफर, सुहाना सफर यात्रा, ठीक है, उसे वोयज बोलते हैं। एक रिदमिक वो यात्रा होती है, और सेल्फ डिस्कवरी, खुद को डिस्कवर करने की यात्रा होती है। अमंग द मैजिक आइलैंड्स ऑफ फॉर्म, एक ऐसी जादुई द्वीप की यात्रा बहुत अच्छी लाई थी, बहुत ही अच्छी लाई थी। एक जादुई द्वीप की यात्रा होती है। एंड द नेम इज दिस, और उस द्वीप का नाम क्या है? इनर एंड आउटर वर्ल्ड, अंदर और बाहर की दुनिया, वही 2 द्वीप है। बहुत ये लास्ट 3 आपको लाइन याद रखनी है। अगर आपने एसेंस ऑफ पोएट्री पढ़ा है तो लास्ट 3 लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, पढ़ा दिया मैंने, गुड। कैसे लगा पढ़ के? यहाँ तो पहुंच पाए? 3 पार्ट मैंने पढ़ाया लाइन बाय लाइन। कमेंट किया करिए, डाउनलोड करके वीडियो देख लेते हो, बहुत गंदी बात है ठीक है, चल कोई बात नहीं, लाइन बाय लाइन पढ़ना दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कीप स्टडिंग, मिलते रहिए, चैनल पे आते रहिए। पढ़ाई करना है तो ही आइए, पढ़ना हो तो सब्सक्राइब करिए, विदाउट उसी के सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे चाहिए नहीं। कीप स्टडिंग, टाटा।